सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बीएचयू में आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन। प्रयागराज माघ मेला प्रकरण में नागरिक समिति की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, शंकराचार्य को निशाना बनाने और परंपराओं के दमन का आरोप। उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद के गठन की उठाई गई मांग। परिजनों से विवाद के बाद एमबीबीएस डॉक्टर रुचिका ने फांसी लगाकर दी जान, मचा कोहराम। और चंदौली में सीरियल किलर का अंत, ट्रिपल मर्डर आरोपी गुरप्रीत सिंह पुलिस मुठभेड़ में ढेर, 48 घंटे में 3 हत्याओं से मचाया था दहशत। और अब समाचार विस्तार से। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार को आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 के अंतर्गत मंगलवार को स्वतंत्रता भवन में आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन संयुक्त रूप से संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। भक्ति, श्रद्धा एवं संस्कृति पर केंद्रित इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न भागों से संत, आचार्य सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के कुलपति एवं शिक्षाविदों ने भी सहभागिता किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारतीय सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और राष्ट्रीय आत्मगौरव का प्रतीक है। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और भारतीय आस्था, श्रद्धा एवं सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सोमनाथ मंदिर इस बात का प्रतीक है कि किसी राष्ट्र की आत्मा को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी, कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी समाज, विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्र के विकास के लिए आत्मविश्वास और स्वाभिमान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि त्रिकोणमिति, ज्योतिष, गणित, संगीत एवं धर्मशास्त्र सहित अनेक क्षेत्रों में भारत ने विश्व को महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक संदर्भों के साथ जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए ताकि भारतीय चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हरिद्वार ने अपने संबोधन में कहा कि आज विश्व भर में आयुर्वेदिक औषधियों, योग और भारतीय संस्कारों के प्रति गहरा उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति केवल भौतिक संपदा प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य को उससे ऊपर उठकर आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर होने का मार्ग भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी सनातन संस्कृति का उपासक है जो नित्य, शाश्वत और अमिट है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय संस्कारों और सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्जागरण विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही संभव होगा, क्योंकि शिक्षण संस्थान नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान और जीवन मूल्यों से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जगतगुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज अयोध्या ने अपने संबोधन में युवा शक्ति के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं में ऐसी अपार ऊर्जा और क्षमता निहित है जो विश्व स्तर पर बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम है। प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी, कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का इतिहास हजारों वर्षों पुराना एवं अत्यंत समृद्ध रहा है। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान पर्व के अवसर पर हमें अपने गौरवशाली इतिहास का स्मरण करने के साथ साथ अपने नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक आदर्शों और मानवीय परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। आयोजन के समन्वयक प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, मानित व्यवस्थापक श्री विश्वनाथ मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा सह समन्वयक प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहे। कार्यक्रम में प्रोफेसर रंजन कुमार सिंह, छात्र अधिष्ठाता काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा प्रोफेसर सुषमा खिल्डियाल, संकाय प्रमुख कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त अनेक विद्यालयों एवं गुरुकुलों से आए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भी इस कार्यक्रम में सहभागिता किया। भारत जो है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की जो प्रतिष्ठा रही है वह भारत की संस्कृति से रही है, संस्कृत भाषा से रही है। और संस्कृति में हमारा जो मंदिर का जो कर्म होता है, मंदिर का जो कंसेप्ट है, वह हमारी आस्था, संस्कृति, श्रद्धा सबको जोड़ती है। और सोमनाथ मंदिर पर जो विदेशियों का जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण से हमारे स्वाभिमान को कुचला गया। तो उस स्वतंत्र भारत में पुनः सोमनाथ मंदिर का स्थापना की गई। उस स्थापना के काल को, दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भारत के संस्कृति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग
और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता भवन में यह महापर्व हो रहा है, जिसमें देश के बड़े बड़े साधु संत यहाँ इकट्ठे हुए। माघ मेला 2026 के दौरान प्रयागराज में ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ अप्रिय घटनाओं की जांच के लिए गठित नागरिक समाज की तथ्य अन्वेषण समिति ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रयागराज के माघ मेला 2026 के दौरान ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के साथ हुई अप्रिय घटनाओं की जांच के लिए गठित नागरिक समाज की तथ्य अन्वेषण समिति ने रविवार 12 मई 2026 को काशी में अपना विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक किया। पूर्व सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव, सेवानिवृत्त आईपीएस, वरिष्ठ चिंतक प्रोफेसर मधु किश्वर और सामाजिक कार्यकर्ता ऋतु राठौर की सदस्यता वाली इस समिति ने प्रशासनिक कार्रवाई को राज्य शक्ति का गंभीर दुरुपयोग करार दिया है। प्रतिवेदन के अनुसार 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या को संगम स्नान के लिए जा रही शंकराचार्य जी की पारंपरिक पालकी यात्रा को अंतिम क्षणों में पुलिस और प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शंकराचार्य जी को पालकी से उतरने के लिए मजबूर किया गया, जो एक प्राचीन धार्मिक परंपरा का अपमान है। प्रशासन ने भगदड़ की आशंका का जो तर्क दिया वह वीडियो साक्ष्यों में कहीं नजर नहीं आता। श्रद्धालुओं, वेद विद्यार्थियों और बटुकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहां तक कि उनकी शिखा पकड़कर घसीटने के आरोप भी लगाए गए हैं। समिति ने घटना के बाद शंकराचार्य जी के खिलाफ जारी किए गए नोटिस और पॉक्सो अधिनियम सहित दर्ज किए गए कई आपराधिक मुकदमों पर गंभीर असंगति व्यक्त की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध करना राजनीतिक सक्रियता की ओर संकेत करता है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए समिति ने निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक मामलों का संचालन धार्मिक प्राधिकारों के पास ही होना चाहिए। राज्य की भूमिका केवल कानून व्यवस्था और सुरक्षा तक सीमित रहनी चाहिए। रिपोर्ट में चिंता जताई गई कि वर्तमान में हिंदू धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। समिति ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से मांग किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पहल कर शंकराचार्य जी से संवाद करें, संबंधित अधिकारियों द्वारा घटना के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की जाए और उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद नामक एक स्वायत्त वैधानिक निकाय बनाया जाए, जिसकी अध्यक्षता ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी करें। इस परिषद में मंदिरों, अखाड़ों और मठों के प्रतिनिधि शामिल हों। शंकराचार्य जी को अपमान हुआ, उसको बटुकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस बल प्रयोग किया और शंकराचार्य जी को पवित्र गंगा स्नान करने के लिए भी वो अनुमति नहीं दिया। परंतु इतना बड़ा घटना घटने के बाद जो सर्वोच्च हिंदू धर्म का धर्माचार्य, उसको इतना अपमान होने के बाद भी तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कोई भी जांच का आदेश नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स, विभाग अलग अलग विषय, ये शंकराचार्य का गलत था, नहीं तो प्रशासन की गलत थी, ना पुलिस की गलत थी, ऐसा प्रकार विभिन्न जो क्या न्यूज़ ये सब वो फैला हुआ था। उसके लिए हिंदू समाज को ये पता नहीं लगा इसमें सच क्या है, तथ्य क्या था। पिछले 48 घंटों से चंदौली जनपद में दहशत का पर्याय बने ट्रिपल मर्डर के आरोपी गुरप्रीत सिंह का पुलिस मुठभेड़ में अंत हो गया। चंदौली जनपद में पिछले 48 घंटों से दहशत का पर्याय बने ट्रिपल मर्डर आरोपी गुरप्रीत सिंह का सोमवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में अंत हो गया। सकलडीहा थाना क्षेत्र के दरियापुर इलाके में लोकेशन इन्वेस्टिगेशन और घटना के रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे 2 गोलियां लगी। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल के अनुसार आरोपी गुरप्रीत सिंह ने महज 2 दिनों के भीतर 3 सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम देकर पूरे जिले और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मचा दी थी। आरोपी ने पहले 2 अलग अलग ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेन और जम्मू तवी एक्सप्रेस में यात्रियों की गोली मारकर हत्या की। इसके बाद सोमवार सुबह अलीगढ़ थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में घुसकर भर्ती महिला मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। महिला मरीज की हत्या के बाद अस्पताल में मौजूद लोगों और स्थानीय नागरिकों ने साहस दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था और
पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही थी और वारदातों से जुड़े साक्ष्य जुटा रही थी। एसपी आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी को घटनास्थलों पर ले जाकर वारदात का रिक्रिएशन कर रही थी। पहले उसे मुगलसराय स्टेशन और उसके बाद कुचमन रेलवे स्टेशन के पास ले जाया गया। इसी दौरान आरोपी ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी गुरप्रीत सिंह को 2 गोलियां लगी। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक आरोपी गुरप्रीत सिंह पंजाब के अमृतसर का निवासी था और पहले भारतीय सेना में कार्यरत था। वर्ष 2021 में उसे सेना से पदच्युत कर दिया गया था। हाल ही में वह बिहार के आरा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के सिलसिले में आया था, लेकिन अत्यधिक शराब पीने की लत के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी शराब के नशे में बिना किसी ठोस वजह के लोगों को निशाना बनाता था। पूछताछ में अब तक हत्याओं के पीछे कोई व्यक्तिगत रंजिश या स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस ने आरोपी कब्जे से एक रिवॉल्वर और काटकर छोटा की गई डबल बैरल गन बरामद की है। पुलिस को डबल बैरल गन का लाइसेंस भी मिला है। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। लगातार 3 हत्याओं के बाद पूरे चंदौली जनपद और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों में दहशत का माहौल था। आरोपी के मारे जाने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने बेहद कम समय में इस सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी का खात्मा कर दिया। इस पूरी पूछताछ के बाद जो घटनाक्रम हुआ था उसमें जीआरपी की टीम और थाने की टीम, साथ ही एसओजी संयुक्त टीम के द्वारा जो घटनास्थल का रिक्रिएशन था उसके लिए इसको ले जाया गया था, जहां पे पहले मुगलसराय स्टेशन पर इसको ले जाया गया। वहां पर इसने बताया कि कहां पे रुका था, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ इसने करी थी। इसके बाद जो पहली घटना हुई थी कुचमन रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर इसको जब ले जाया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम की पिस्टल छीन करके फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग गया। तत्काल वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और कॉम्बिंग की गई। घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जवाबी फायरिंग में इसको 2 गोली लगी हैं, जिसके बाद इसको उपचार के हेतु सीएचसी भिजवाया गया था। वहाँ से इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में लाने पर इसको यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है और इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है। सोमवार की शाम एमबीबीएस डॉक्टर रुचिका ने परिजनों से विवाद के बाद आत्मघाती कदम उठाते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सोमवार की शाम एमबीबीएस डॉक्टर रुचिका ने परिजनों से विवाद के बाद आत्मघाती कदम उठाया। थाना लंका के सामने शिवम कॉम्प्लेक्स के अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। उसने आत्महत्या से पहले अपनी मां से लिपट कर रोई, फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया। मृतका के परिजन बाहर से दरवाजा पीटते रहे, कई कॉल किए लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठा। बेड पर स्टूल रखकर फंदे से लटक गई। जब तक परिजनों ने दरवाजा तोड़ा, उसका शव फंदे पर झूलता मिला। इसके बाद परिजनों और पुलिस को जानकारी दी। घटना की जानकारी के बाद एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार और इंस्पेक्टर लंका समेत पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने पूरी घटना के साक्ष्य लिए। पिता अमरिंद्र नाथ मौर्य वकील हैं और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रुचिका मौर्य ने देहरादून से एमबीबीएस की डिग्री की थी, अब पीजी की तैयारी कर रही थी। एमडी के लिए अगले दिनों नीट परीक्षा होनी थी, इसको लेकर पढ़ाई में व्यस्त थी। उन्होंने बताया कि बेटी रुचिका मौर्य के साथ इस फ्लैट में रहते थे एक बेटा जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है। पिता के अनुसार सुबह तक सब ठीक था और नॉर्मल तरीके से कचहरी गए थे। जब शाम को लौटे तो घर खुला और कमरा बंद मिला। दरवाज़ा नहीं खुलने पर उसे पीटा और फिर बेटी को फ़ोन किए। जब फ़ोन नहीं उठा तो कमरा का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो बेटी दुपट्टे से लटकती मिली। पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन था और मामूली सी बात पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। थाना लंका अंतर्गत चौकी नगवा क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई थी। परिजनों के द्वारा ये सूचना दी गई थी थाने पर कि उनकी बेटी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया, हैंगिंग कर ली गई है। इस सूचना पे तत्काल अधिकारी मौके पर पहुंचे, फिर यूनिट मौके पर। सेंट्रल बार एसोसिएशन के सभागार में युवा अधिवक्ताओं के विस्थापन एवं विस्तारीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के सभागार में मंगलवार को युवा अधिवक्ताओं के विस्थापन एवं विस्तारीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में युवा अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपने विचार रखे तथा संगठन और अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक के दौरान युवा अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान समय में सेंट्रल बार एवं बनारस बार के पदाधिकारियों के बीच जो असमंजस एवं मतभेद की स्थिति बनी हुई है उसे समाप्त करने की आवश्यकता है। अधिवक्ताओं का मत था कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले दोनों बार के पदाधिकारियों को आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए एक राय एवं एक मत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अधिवक्ताओं के हित सुरक्षित रह सकें तथा भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।
युवा अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समाज की शक्ति उसकी एकता में निहित है और यदि सभी पदाधिकारी व अधिवक्ता साथी एक मंच पर आकर सामूहिक निर्णय लेते हैं तो हर समस्या का समाधान संभव है। बैठक में यह भी कहा गया कि अधिवक्ताओं के हित सर्वोपरि हैं और किसी भी प्रकार का निर्णय पारदर्शिता एवं सभी की सहमति के आधार पर लिया जाना चाहिए। सभा में मौजूद अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए संगठन की मजबूती, अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान तथा न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा किया। बैठक में प्रमुख रूप से अभिषेक पांडे, मोहम्मद अनीश, अमित मौर्य, मिथुन राजभर, संजय लालवानी, आलोक सौरभ पांडे, श्रीपति मिश्रा सहित सैकड़ों युवा अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री, प्रशासनिक पदाधिकारी, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। सरकार भी बहुत विषम परिस्थिति में है। उसका कारण केवल हम अधिवक्ता भाई हैं, हम आपस में विचार नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी बात बनारस बार के अध्यक्ष तक पहुंचती हो कि आप आइए, बैठिए, जो भी आपके पास प्रस्ताव है यहाँ के विस्तार का, कहाँ कैसे किया जाएगा। और एक दूसरा है सेंट्रल जेल के पास जो विस्तारीकरण का है, विस्थापन का, दोनों मुद्दों को लेकर मैं तैयार हूँ। आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठिए, बात करिए, निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता निकलेगा और हमारे युवा अधिवक्ता जो छले जा रहे हैं उनका भला होगा। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुंदरपुर नेवादा क्षेत्र में एक सामाजिक संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे को बड़े ही उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। चितेरपुर थाना अंतर्गत सुंदरपुर नेवादा क्षेत्र में एक सामाजिक संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों, स्थानीय नागरिकों तथा युवाओं की विशेष भागीदारी देखने को मिली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बाबूलाल यादव उपस्थित रहे, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ सुंदरलाल अस्पताल में नर्सिंग अफसर के पद पर कार्यरत हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण से किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सेवा में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि बाबूलाल यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इनका जन्म 12 मई 1820 को इटली में हुआ था। उन्होंने नर्सिंग सेवा को नई पहचान और सम्मान दिलाने का कार्य किया। इस दौरान संस्था द्वारा कई नर्सों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों ने नर्सों के योगदान को नमन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि आगे भी समाज सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं नर्सिंग जगत से सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये दिन बहुत ही खास होता है नर्सेस के लिए, क्योंकि जो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर मैम थी, उनका आज बर्थडे मनाया जाता है। और आज के दिन से सीख ली जाती है कि जिस त्याग और समर्पण की भावना से मैम ने उस टाइम लोगों की सेवा की थी, उसी समर्पण भाव से आज भी लोगों का हम सेवा करें। और
जो हेल्थ सेक्टर में, जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो हमारा बेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो हम दे सकें। कामाख्या सेवा संस्थान द्वारा स्वस्थ समाज शिक्षित समाज के संकल्प के साथ निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ समाज शिक्षित समाज के संकल्प के साथ कार्यरत कामाख्या सेवा संस्थान द्वारा वाराणसी जनपद के चौक थाना परिसर में निःशुल्क आई कैंप नेत्र जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों की आंखों की जांच कर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श एवं जागरूकता प्रदान किया गया। कार्यक्रम में संस्था के मुख्य प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुंदन कपूर की विशेष उपस्थिति रही। उनके साथ वाराणसी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीमा यादव, वाराणसी जिला सचिव हेमा गौतम, वाराणसी जिला महामंत्री नेहा शाह, वाराणसी जिला संगठन मंत्री बबली ओझा, चंदौली मीडिया प्रभारी चंदन कपूर एवं डॉक्टर अंबिका कपूर ने सक्रिय सहभागिता निभाई। शिविर की व्यवस्थाओं में कर्नल राणा का विशेष सहयोग सराहनीय रहा। संस्था परिवार ने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उपस्थित सभी सहयोगियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कामाख्या सेवा संस्थान ने चौक थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा के सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि समाज सेवा के ऐसे कार्य जनहित में निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। संस्था का उद्देश्य समाज के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक स्वास्थ्य एवं सेवा की सुविधाएं पहुंचाना है। कि जो फोर्स लगी हैं अभी दाल मंडी में, उन लोगों को भी आंखों का जांच यहाँ पूर्णतः निःशुल्क जो है जांच किया जा रहा है इसी चौक थाने पर। कोई शुल्क लिया जा रहा है? नहीं सर, कोई शुल्क किसी चीज़ का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार को नगर के श्री हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार को नगर के हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी दर्शन पूजन के लिए भीड़ उमड़ी। इस दौरान मंदिर में भव्य सजावट के साथ अष्ट सिद्धि के दाता श्री हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। इसी क्रम में मृत्युंजय महादेव के मध्यमेश्वर में स्थित श्री चिंताहरण हनुमान जी का भव्य रूप से श्रृंगार किया गया। प्रारंभ में मंदिर के पुजारी दिनेश कुमार गौड़ मग्गु गुरु ने प्रभु राम भक्त हनुमान जी का सिंदूर लेपन के बाद सुगंधित फूलों और मालाओं से श्रृंगार किया तथा मंदिर परिसर फूल मालाओं के साथ भव्य रूप से सुसज्जित किया गया। प्रातः 7:30 बजे मंदिर परिसर में नित्य आने वाले सैकड़ों भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का भव्य पाठ किया गया तथा बाबा के जयकारे के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में चना व बेसन के लड्डू का वितरण किया गया। ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार को हुए प्रभु श्री राम भक्त चिंताहरण हनुमान जी के श्रृंगार कार्यक्रम में हनुमान सेना के संरक्षक सुधीर सिंह, अध्यक्ष विजय कपूर, सुबह बनास क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने सभी भक्तों के साथ प्रभु चिंताहरण हनुमान जी के चरणों में शीश नवाया। ज्येष्ठ माह के दूसरे मंगलवार को आज हम लोग मृत्युंजय महादेव के मध्यमेश्वर स्थित श्री चिंताहरण हनुमान जी का आज हम लोगों ने पूजन अर्चन किया। प्रारंभ में मंदिर के पुजारी श्री दिनेश कुमार मग्गु गुरु ने भगवान को सिंदूर का लेपन किया, उसके बाद सुसज्जित मालाओं से सजाया। उसके पश्चात सभी भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में लड्डू और चने का वितरण किया गया। मंदिर परिसर जयकारा बाबा के जयकारा घोष से गूंजा। काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में कोलकाता से पधारी राजश्री सिंघा रॉय का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के पहल पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में सोमवार को कोलकाता से पधारी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना राजश्री सिंघा राय ने अपनी आकर्षक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने अर्धांग की प्रस्तुति से किया, जिसमें भाव और अभिव्यक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इसके पश्चात उन्होंने स्वर्गीय बिरजू महाराज द्वारा निर्देशित पारंपरिक कथक नृत्य प्रस्तुत कर शास्त्रीय नृत्य की गरिमा को मंच पर जीवंत किया। कथक के भाव पक्ष में प्रस्तुत सब बन ठन आई श्याम प्यारी ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। वहीं कार्यक्रम के अंत में तराना पर आधारित उनकी ऊर्जावान एवं भावपूर्ण प्रस्तुति ने उपस्थित श्रोताओं को आत्मविभोर कर तालियों की गड़गड़ाहट सभाकार गुंजायमान कर दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम के संयोजक अंशुमान महाराज रहे। सांस्कृतिक संध्या में उपस्थित कला प्रेमियों ने कलाकार की प्रस्तुति की मुक्त कंठ से सराहना की। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार मौसमी चक्रवर्ती का मनमोहक कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार मौसमी चक्रवर्ती ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का प्रदर्शन
ऊर्जा एवं आत्मविश्वास के साथ किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरूओं की झनकार को झनकृत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के वनपुरवा शाखा में 5 दिवसीय समर कैंप का मंगलवार से शुभारंभ हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा रमना वाराणसी में 5 दिवसीय समर कैंप आज सूर्य की पहली किरण के साथ हरितिमा युक्त पर्यावरणिक परिवेश में योगाभ्यास के साथ शुरू हुआ। सूर्य नमस्कार व शारीरिक अभ्यास से मानव शरीर को उत्तम स्वास्थ्य की दिशा में अग्रसर होने हेतु योग और ध्यान की अनेक मुद्राओं के साथ समर कैंप का शुभारंभ हुआ। विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद के दिशा निर्देशन में प्रारंभ समर कैंप में योग, लेखन, नृत्य, चित्रकला, अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बनाना इत्यादि विधाओं में 5 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यशाला में अध्यापकों द्वारा बच्चों को सिद्धस्त बनाने का कार्य चल रहा है। नृत्य में मंजुलता शर्मा, लेखन में मिर्जा विलायत बख्त, वस्तु निर्माण में अनुराग दीक्षित, ममता यादव, योग में नीरज कुमार यादव, चित्रकला में गिरीश चंद्र अरोड़ा इत्यादि शिक्षकों द्वारा बच्चों के अंदर छिपी सृजनात्मक क्षमता को निखारा जा रहा है। कार्यशाला के विभिन्न सत्रों को प्रधानाचार्य डॉक्टर ए के चौबे, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एमएस यादव रिटायर्ड ने संबोधित किया। तुम बहुत बोल रहे हो। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।